यूरोप की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरे महाद्वीप की नींद उड़ा दी है। हंगरी ने साफ कह दिया है, जब तक रूस से आने वाला तेल दोबारा शुरू नहीं होता, तब तक वह यूक्रेन को दिए जाने वाले 90 बिलियन यूरो के यूरोपीय यूनियन लोन को ब्लॉक करेगा। पहली नजर में यह सिर्फ एक एनर्जी डिस्प्यूट लगता है, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह सिर्फ तेल की सप्लाई का मामला है या फिर यूरोप के अंदर पावर बैलेंस बदलने की शुरुआत? मामला जुड़ा है सोवियत दौर की फेमस ड्रूजबा पाइपलाइन से, जो रूस का कच्चा तेल यूक्रेन के रास्ते सेंट्रल यूरोप तक पहुंचाती है। 27 जनवरी के बाद से इस पाइपलाइन से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाली सप्लाई रुक गई, जब यूक्रेन ने कहा कि एक रूसी ड्रोन अटैक से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। लेकिन बुडापेस्ट का दावा अलग है। हंगरी का कहना है कि यूक्रेन जानबूझकर ट्रांजिट बहाल करने में देरी कर रहा है और यह यूरोपीय यूनियन के साथ उसके एसोसिएशन एग्रीमेंट का उल्लंघन है। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्तो ने सीधे शब्दों में इसे ब्लैकमेल बताया। उनका कहना है, अगर यूक्रेन तेल ट्रांजिट रोकता है तो हंगरी भी यूरोपीय पैकेज को रोक देगा। अब सोचिए, जिस वक्त यूरोप यूक्रेन को आर्थिक रूप से सहारा देने की रेस में लगा है, उसी वक्त एक सदस्य देश फंडिंग पर ब्रेक लगा दे। इसका मैसेज क्या जाता है? स्थिति इसलिए और संवेदनशील है क्योंकि यूरोपीय यूनियन के अंदर अब भी 2 ही रिफाइनरी नेटवर्क बचे हैं जो ड्रूजबा के जरिए रूसी तेल पर निर्भर हैं, एक हंगरी में और एक स्लोवाकिया में। दोनों देशों की कंपनियां वैकल्पिक सप्लाई की तलाश में जुट गई हैं। हंगरी की कंपनी MOL ने सऊदी, नॉर्वे, कजाकिस्तान और लीबिया से टैंकर ऑर्डर किए हैं, जो क्रोएशिया के ओमिसाल्ज टर्मिनल पर उतरेंगे और वहां से जानाफ पाइपलाइन के जरिए रिफाइनरियों तक पहुंचेंगे। हंगरी सरकार ने एहतियातन लगभग 1.8 मिलियन बैरल अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से रिलीज करने का आदेश भी दे दिया। हालांकि क्रोएशियाई ऑपरेटर जद्रांस्की नाफ्टोवोद का कहना है कि सप्लाई जारी है और रिजर्व छूने की जरूरत नहीं। यानी ऊपर से सब कंट्रोल में दिख रहा है। जनवरी के अंत तक हंगरी के पास 96 दिनों के तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिजर्व था। फिर भी इतना आक्रामक स्टैंड क्यों? यही वो जगह है जहां राजनीति ऊर्जा से बड़ी हो जाती है। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान, जो दोबारा चुनाव का सामना कर रहे हैं, लंबे समय से यूक्रेन को लेकर सख्त रुख अपनाते आए हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि यूक्रेन को लगातार पैसा देना यूरोप को बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। यह सिर्फ 90 बिलियन यूरो का पैकेज नहीं है, यह यूरोप की एकता की असली परीक्षा है। एक तरफ ब्रसेल्स खड़ा है, जहां यूरोपियन कमीशन और सदस्य देश रूस पर नए प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने और यूक्रेन के लिए फंडिंग को तेजी से पास कराने के दबाव में है। दूसरी तरफ बुडापेस्ट है, जहां प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान साफ संदेश दे रहे हैं, पहले हमारी ऊर्जा सुरक्षा, फिर आपकी जियोपॉलिटिक्स। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी टकराव है या यूरोप के अंदर पावर सेंटर बदलने की शुरुआत? ब्रसेल्स के लिए यह पैकेज सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक सिग्नल है कि यूरोप अब भी यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे युद्ध अपने 4थे साल में क्यों ना पहुंच जाए। लेकिन हंगरी इसे अलग नजर से देख रहा है। उनका तर्क है कि जब उनकी रिफाइनरियां अभी भी रूसी कच्चे तेल पर निर्भर हैं, जब सप्लाई चेन अचानक टूट जाती है, तब उनसे उम्मीद करना कि वे आंख बंद कर 90 बिलियन यूरो की मंजूरी दे दें, यह उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्लोवाकिया ने भी ऑयल इमरजेंसी घोषित कर दी है और करीब 1.825 मिलियन बैरल अपने रिजर्व से रिलीज करने की तैयारी कर ली है। दोनों देश यूरोपीय यूनियन के अंदर आखिरी ऐसे सदस्य हैं जिनकी रिफाइनरियां सोवियत दौर की ड्रूजबा पाइपलाइन के जरिए रूसी तेल पर टिकी हैं। यानी यह निर्भरता कोई नई नहीं है, यह दशकों पुरानी स्ट्रक्चरल रियलिटी है। ऐसे में अचानक सप्लाई रुकना सिर्फ लॉजिस्टिक समस्या नहीं, बल्कि आर्थिक झटका है। हंगरी ने अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से लगभग 1.8 मिलियन बैरल रिलीज करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही वैकल्पिक रास्ते भी एक्टिव कर दिए। क्रोएशिया की जैनाफ पाइपलाइन के जरिए समुद्री रास्ते से तेल लाने की तैयारी, अलग अलग देशों से टैंकर बुक करना और रिफाइनरियों को चालू रखने की कोशिश। ऊपर से यह मैनेज्ड क्राइसिस लगता है, लेकिन असली डर यह है कि अगर यह व्यवधान लंबा खींच गया तो लागत बढ़ेगी, रिफाइनिंग महंगी होगी और अंततः इसका असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। हंगरी की रूस पर तेल निर्भरता कोई छोटी बात नहीं है, यह उसकी पूरी ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ है। अनुमान के मुताबिक हंगरी अपने कुल तेल आयात का करीब 80% रूस से लेता है और यह तेल ज्यादातर सोवियत दौर की ड्रूजबा पाइपलाइन के जरिए आता है।
उसकी रिफाइनरियां सालों से रूसी यूरल्स कच्चे तेल के हिसाब से बनी हुई हैं, इसलिए अचानक किसी और देश के तेल पर शिफ्ट करना आसान नहीं होता। अगर यह सप्लाई रुकती है तो सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं बढ़ता, बल्कि पेट्रोल डीजल की कीमत, इंडस्ट्री की लागत और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। यही वजह है कि जब यूरोप रूस पर सख्ती की बात करता है तो हंगरी के लिए फैसला सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता का सवाल बन जाता है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमियर ज़ेलेंस्की साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वसंत से पहले वित्तीय मदद नहीं मिली तो देश को गंभीर आर्थिक झटका लग सकता है। युद्ध अपने चौथे साल में है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार हमलों से प्रभावित है, बजट पर दबाव है और ऐसे में 90 बिलियन यूरो का पैकेज सिर्फ मदद नहीं बल्कि आर्थिक ऑक्सीजन जैसा है। इसी पृष्ठभूमि में उर्सुला वॉन डेर लायन और एंटोनियो कोस्टा का कीव जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश है कि यूरोप अभी भी साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर अंदर ही अंदर सदस्य देश एकमत नहीं हैं, तो क्या यह प्रतीकात्मक समर्थन जमीनी हकीकत बदल पाएगा या सिर्फ कैमरों तक सीमित रह जाएगा? अब इसमें एक और अहम एंगल जुड़ता है और वह है अमेरिका। अमेरिका अब तक यूक्रेन का सबसे बड़ा सैन्य और वित्तीय समर्थक रहा है, लेकिन हाल के महीनों में वहां की राजनीति में भी यूक्रेन को लेकर थकान और विभाजन दिखा है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार संकेत दिए हैं कि यूक्रेन को मिलने वाली खुली वित्तीय और सैन्य सहायता की समीक्षा हो सकती है और यूरोप को अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अगर वॉशिंगटन का रुख ठंडा पड़ता है और उसी समय यूरोप के भीतर भी सहमति कमजोर पड़ती है तो दबाव सीधा कीव पर आएगा। यही वह मोड़ है जहां यह मामला सिर्फ एक लोन पैकेज या डिप्लोमैटिक विजिट से बड़ा हो जाता है। एक तरफ युद्ध जारी है, दूसरी तरफ फंडिंग अनिश्चित है और तीसरी तरफ चुनावी राजनीति यूरोप में भी और अमेरिका में भी अपने अपने नैरेटिव गढ़ रही है। इतिहास गवाह है, यूरोप की सबसे खतरनाक दरारें टैंक से नहीं, तेल और गैस से शुरू हुई हैं। पहले पाइपलाइन रुकती है, फिर भरोसा टूटता है और आखिर में गठबंधन हिल जाते हैं। आज द्रूजबा पाइपलाइन सिर्फ कच्चा तेल नहीं बहा रही, यह यूरोप के अंदर छुपी असली लड़ाई को बाहर ला रही है। राष्ट्रवाद बनाम यूरोपीय एकता, ऊर्जा सुरक्षा बनाम यूक्रेन सपोर्ट और पहले मेरा देश बनाम साथ मिलकर फैसला। सवाल सीधा है, अगर हर देश संकट के समय अपने फायदे को सबसे ऊपर रखेगा तो क्या यूरोपियन यूनियन सच में एक यूनियन रह पाएगा या सिर्फ नाम का ब्लॉक बनकर रह जाएगा? क्या हंगरी सही कर रहा है अपनी जनता की सुरक्षा के लिए खड़ा होकर, या फिर यह यूक्रेन को सबसे मुश्किल वक्त में दबाव में डालने की राजनीति है? और अगर कल जर्मनी, इटली या कोई और बड़ा देश भी यही रास्ता चुन ले तो क्या यूरोप बिखर जाएगा? अब कमेंट में साफ बताइए, एनर्जी फर्स्ट या यूक्रेन फर्स्ट? जवाब दीजिए और देखते हैं असली यूरोप किस तरफ खड़ा है। राजू बाबू सचान को शाउट आउट। लास्ट वीडियो पर बेस्ट कमेंट बनने के लिए आप भी कमेंट करो, हो सकता है अगले वीडियो में आपको शाउट आउट मिल जाए। और अब स्क्रीन पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिए क्योंकि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा।